प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। परिसीमन ने हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के अंदर के समीकरण बिगाड़ दिए लगते हैं। नई हदबंदी के साथ नई दावेदारियां सामने आ रही हैं। स्थापित नेताओं को अपना चुनाव क्षेत्र तय करने में मुश्किल आ रही है, इसलिए सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी करने में देर लगा रही हैं। बागियों के तेवर तीखे हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अब तक सिर्फ 45 उम्मीदवारों के नाम ही जारी कर पाई है। वहीं कांग्रेस ने भी अब तक 49 नामों की सूची क्लियर हो जाने की बात कही है। मतलब ये कि भाजपा को अभी 23 और कांग्रेस को अभी 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं, लेकिन दोनों के लिए ये नाम टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। खासकर भाजपा के लिए, जिसे पहली सूची जारी कर अब एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है। दरअसल पार्टी के अंदर की गुटबाजी से भाजपा और कांग्रेस दोनों बेहाल है। भाजपा में धूमल और शांता गुट अपने अपने उम्मीदवारों पर अड़े हैं। आलम यह है कि धूमल सरकार के 2 मंत्री एक ही सीट को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। उधर टिकटों के बंटवारे के बाद भाजपा में बगावत के सुर भी सुनने को मिल रहे हैं। यही हाल कांग्रेस का भी लगता है। पार्टी को 19 सीटों पर नाम तय करने में मुश्किल आ रही है। वहीं कई कांग्रेसी नेता तो टिकट नहीं मिलने पर खुलेआम बगावत करने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुटबाजी दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ती नजर आ रही है। फिलहाल नामांकन भरने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है और प्रचार के लिए भी समय कम है। ऐसे में वक्त का फायदा वही पार्टी उठा सकेगी जो जल्द से जल्द सभी उम्मीदवारों के नाम जारी कर दे और बगावत पर नकेल कस सके। तो क्या कहती है बगावत की ये सियासत और सियासत में हो रही बगावत, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राममूर्ति शर्मा, जो एक शिक्षाविद हैं, चंद्रसुता डोगरा, जो एक पत्रकार हैं, आउटलुक में काम करती हैं, और गुरमीत सिंह, जो एक लेक्चरर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हिंदी पढ़ाते हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। राम, जो परिसीमन है उसके कारण मौका मिला है या जो ट्रेडिशनल वहां पर फैक्शनलिज्म है वही नए रूप में सामने आ रहा है हमारे सामने में? देखिए, मुझे लगता है कि परिसीमन की वजह से मुख्य रूप से ये नई बात नहीं है बगावत की। ये तो एक तरह से अभिव्यक्ति का एक अवसर मिला है जो उनको परिसीमन की वजह से मिला है। उसकी वजह और भी हो सकती थी, बहुत बार पहले भी देखा गया है। पिछली बार मान लीजिए कि कोई ऐसा परिसीमन की वजह नहीं थी, तब भी 21 सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े थे दोनों दलों की तरफ से। मुख्य मुद्दा ये है कि हर एक दल ये चाहता है, हर एक व्यक्ति की ये इच्छा है कि मुझे टिकट मिले। अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर मैं दूसरी जगह से चुनाव लड़ूं। तो ये जो एक प्रवृत्ति विकसित होती जा रही है, ये अपने आप में स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की जहां तक बात है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी राजनीतिक विचारधारा या अच्छे राजनीतिक रुझानों के विकास की बात करें या एक वैचारिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो शायद कोई ये बहुत अच्छा संदेश जनता के पास नहीं जा रहा। हाँ जी, चंद्रसुता जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये सेटल हो जाएगा या कुछ लंबी देर चलेगा? क्योंकि जहां तक बागियों का मसला है, वो पिछली बार बहुत सारे बागी थे और उन्होंने कई जगह पर अपनी पार्टियों जहां से वो छोड़ के गए उनका खेल बिगाड़ा, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी लगती है। हाँ बिल्कुल, अभी तो कांग्रेस की लिस्ट ही नहीं आई है। जब लिस्ट आएगी तो अभी तक तो हम सिर्फ बीजेपी में ही देख रहे हैं कि जो उनकी लिस्ट है और उस हिसाब से जिस तरह से झगड़ा शुरू हो गया है। ज्वालामुखी कॉन्स्टिट्यूंसी में दो शांता कुमार और धूमल के जो दोनों के मंत्री हैं, जो सिटिंग मंत्री हैं, और आई थिंक शांता कुमार जी ने तो बिल्कुल ही एक किस्म से रूट के भी वो ही डिड नॉट इवन अटेंड वन ऑफ द इलेक्शन मीटिंग। और वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलरेडी सिटिंग एमएलए हैं रमेश दवाला जी, उन्होंने कह दिया कि इन एनी केस मैं चुनाव लड़ रहा हूं पार्टी की तरफ से या नहीं। हाँ, तो और भी काफी जगहों पे यू कैन सी, बिकॉज 2 गुट तो हैं ही बीजेपी में, शांता कुमार ग्रुप एंड धूमल ग्रुप। सो इवन दो शांता कुमार ऑस्टेंसिबली कहने के लिए मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बट ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन द बीजेपी। और जब तक वो धूमल के साथ पूरी तरह से नहीं आए तो काफी नुकसान होगा उस हिसाब से। इसी तरह का फैक्शनलिज्म जो कांग्रेस में, चाहे अभी तक, क्योंकि अभी तक टिकट नहीं बटे हैं तो खुल के सामने नहीं आया, लेकिन वीरभद्र सिंह और दूसरी तरफ जो बाकी लोग हैं, विजय स्टोक हैं, अनंत शर्मा जी हैं और साथ में कौल सिंह जी हैं, तो ये सारा
हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, या कांग्रेस ज्यादा मंथन के साथ कांग्रेस ने एक्चुअली थोड़ा सा सबक सीख के आ रही है पंजाब से, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हम जीती जाएंगे, अब तो हमारी बारी है। लेकिन जिस तरह से वो पार्टी हार गई यहाँ पर, वो एक लेसन लेके और उस हिसाब से वो हिमाचल में उतरे हैं। लेकिन एक बात जो चंद्रसूता जी, दोनों बात पंजाब और हिमाचल में एक ही है, वो ये है कि दोनों जगह पर कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवारों की सूची थी वो काफी देर से जारी की थी, वहां पर भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर भी यही है, वो यही प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग। लेकिन कांग्रेस की एक चीज होती है कि जब वो एक बार मैदान में आ जाती है पार्टी, तो तकरीबन सब लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं, ऑफ कोर्स बारिंग फ्यू। एंड आई थिंक इस बार भी रिबेल्स तो होंगे ही होंगे, बिकॉज कांग्रेस में भी दो बहुत स्ट्रांग गुट हैं। एज ऑफ नाउ ऐसे लगता है कि वीरभद्र सिंह डिस्पाइट जितने भी हैंडीकैप से वो आए हैं दोबारा, लाइक ही वाज अ मिनिस्टर इन एट द सेंटर, और वहां से उनको हटना पड़ा ऑन करप्शन चार्जेस। लेकिन अब वो करप्शन राज्य में बहुत स्ट्रांग अभी होके आए हैं, बिकॉज जिस आदमी ने वो करप्शन का इशू उठाया था, विजय सिंह मनकोटिया, अब वो इन्हीं के साथ ही आ गए हैं। एंड आई थिंक ही विल बी कॉन्टेस्टिंग ऑन द कांग्रेस टिकट, सो वो कुछ न्यूट्रलाइज हो गया है। गुरमीत, जो परिसीमन का जो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ जा रही है, कौन सा क्षेत्र कहाँ जा रहा है, क्या नाम हो रहा है, कौन रिजर्व हो रहा है, ये पहले काफी अनाउंस हो गया था। उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी हुआ है, और ज्यादातर जो लोगों को लगता है कि वो जो भी उनको करना था वो पिछले 2-2.5 साल से लगातार बात हो रही है, तो वो अभी तक सेटल नहीं हो पाया, या ये राइवलरीज कुछ और हैं? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं उनमें गुटबाजी तो एक अनिवार्य, आप उसे हिस्सा मान के चलिए। क्योंकि राष्ट्रीय दलों में क्या होता है खास तौर पर कि कई सत्ता के केंद्र होते हैं, किसी ने किसी को पकड़ रखा है, किसी ने किसी को पकड़ रखा है। जो रीजनल पार्टी है उसमें ऐसी समस्या नहीं होती, क्योंकि वो एक परिवार के नाम पे चलती हैं, एक नेता के नाम पे चलती हैं। उसने जो कह दिया बस वही फाइनल है। आप देखते होंगे कई बार हरियाणा में आप देख लीजिए, या जहां भी नेशनल पार्टीज हैं, वहां पे जब वो टिकट काट देते हैं अगर किसी की बहुत बार सिटिंग, तो उतना बवेला नहीं होता। लेकिन नेशनल पार्टीज में ये बीमारी हमेशा रहती है, क्योंकि वो ये केवल ये नहीं कि अगर डीलिमिटेशन ना होता तो ये समस्या ना होती। नो डाउट डीलिमिटेशन के कारण दो जो मंत्री हैं, एक मंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो गई, तो अब वो दूसरी मंत्री की तरफ जाना चाहते हैं। ना सिर्फ जाना चाहते हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट है, और जिस मंत्री को डिस्प्लेस करना चाहते हैं वो, जैसे उन्होंने कहा, वो शांता कुमार जी के वो हैं, और इसीलिए शांता कुमार भी बहुत बड़े लीडर अशांत है, जो नाम उनका शांता कुमार है, लेकिन वो कल आपको पता है कि एक मीटिंग में वो नहीं गए। तो ये जो नेशनल पार्टी है इसमें केवल इसलिए होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो हमारे प्रभारी हैं इस समय हिमाचल कांग्रेस के, उनका ये कहा जा रहा था कि कौल सिंह साहब से बड़ी अच्छे चल रहे थे, वीरेंद्र सिंह जी के, और वीरभद्र सिंह जी का एक सडन जो ब्लेजिंग इन डिस्गाइज कहते हैं कि वहां से वो हटे तो खाली एक तरह से थे, तो उन्होंने अपना प्रदेश में एकदम से फोकस करके वो स्टेट प्रेसिडेंट बन गए। अगर वो सेंट्रल मिनिस्टर रहते शायद वो स्टेट प्रेसिडेंट ना बनते, ऑल्दो वो स्टेट में सबसे बड़े जनाधार वाले लीडर हैं। तो ये तो चलना ही था, डिलिमिटेशन होता या नहीं होता, बिकॉज नेशनल पार्टीज में जैसे मैंने कहा कि समस्या हमेशा ये गुटबाजी की रहती है, भीतरघात की रहती ही रहती है। क्योंकि हिमाचल में अब जैसे बीजेपी तो इस समस्या से नहीं जूझ रही है, उन्होंने प्रेम कुमार धूमल जी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, पर कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो नेशनल पार्टीज में ये समस्या तो रहेगी, और चुनाव तक मेरे को लगता है कि चुनाव तक भी रहेगी। कुछ ना कुछ कौन कैसे कितना मैनेज करता है उस पर डिपेंड करेगा कि जो कैंडिडेट फाइनली जिन्हें टिकट मिलती है वो किस तरह से अपने जो बागी हैं उनको शांत, कई बार आपको पता है कि लेन देन से शांत हो जाते हैं, कई बार कुछ और एश्योरेंस दे दी जाती है। तो कल प्रेम कुमार धूमल जी कह रहे थे कि सिर्फ जो विधायक ही नहीं होते हैं, उसके बिना और भी बहुत सारे बोर्ड कॉर्पोरेशन में बताते रहो, ये हमेशा कैरेट लटका के उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा कि सभी की जरूरतों के मुताबिक तो है, लेकिन आपकी इच्छाओं के मुताबिक हमारे पास नहीं है। राम, जो 3 जिले हैं बहुत बड़े, जिनमें ज्यादातर जो विधायक आएंगे वहां से, कांगड़ा, मंडी और शिमला, वहां पर ये सारी समस्याएं आ रही हैं, और पर चांस ऐसा है कि जो दोनों पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता हैं वो दोनों ही पार्टियों के वहां से हैं। आपको क्या लगता है कि यही फैसला करने वाला है इलाका? हाँ जी, ये काफी रोचक असल में होने वाला है। देखिए, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है जिसमें 16 विधानसभा सीटें हैं, और शांता कुमार जी का पहले वहां पर 16 थी, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद अब 15 हो गई हैं। हाँ जी, अब उसमें एक सीट कम हो गई है। हाँ जी, तो शांता कुमार जी वहां से आते हैं, और ये जो मुद्दा है रविंद्र रवि और रमेश दिवाला जी के बीच में, ये भी इत्तेफाकन कांगड़ा की ही ज्वालामुखी सीट से है। और उसके अलावा और भी काफी कैंडिडेट हैं,
विजय सिंह मनकोटिया जो हैं वो भी कांग्रेस में आए हैं, वापस दोबारा आए वही हैं। वहीं से लड़ेंगे। वो भी वहां से शाहपुर से ऐसा माना जा रहा है कि वो उनको दिया जाएगा। इसी तरह से मंडी जिले में, और शाहपुर में ऑलरेडी कांग्रेस का एक बड़ा लीडर है जो वहां पर से अपनी उम्मीदवारी जता रहा है, तो उनका मुश्किल भी वहां पर सामने आ सकती हाँ, है। मुश्किल आ सकती है और बहुत संभव है कि अंततः वो भी बागी हो जाएं या फिर उन्हें कोई उपयुक्त सीट नहीं दी गई। उसके अलावा दूसरा मुद्दा खासतौर पे है कि मंडी का गणित बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि मंडी में कौल सिंह की अपना जो है वो घरेलू जिला है। उसके अलावा महेश्वर सिंह जो हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टी बनाई है, वो मंडी और कुल्लू दोनों जिलों में उनका खासा प्रभाव है। तो मंडी और कुल्लू दोनों में, कुल्लू हालांकि छोटा जिला है लेकिन कुल्लू मंडी में के से साथ 4 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी हाँ जी हैं और मंडी में 10 हैं। हाँ जी। तो उनका असर होगा और महेश्वर सिंह अधिक अगर कुछ बीजेपी को नुकसान नहीं कर पाए, पर मंडी और कुल्लू में निश्चित रूप से वो उनका नुकसान जरूर करने वाले हैं। और तीसरा रोचक जिला शिमला है। शिमला में इसका फर्क एक पड़ा है कि खासतौर पे ये रोडू के रिजर्व हो जाने से, रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये रिजर्व हो गई है, जहाँ से पारंपरिक रूप से वीरभद्र सिंह लड़ा करते थे। तो वो अब ऐसा माना जा रहा है कि शिमला ग्रामीण से लड़ेंगे। तो जिसका मतलब है कि शिमला ग्रामीण पे से ये उम्मीद करते हैं कि ये सीट हमें अतिरिक्त लाभ के रूप में मिलने वाली है। इस तरह से शिमला शहरी का गणित जो है वो भी, और विद्या स्टोक की भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी शिमला में पड़ती है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पहले थी कमर सेन, वो भी खत्म हो गई है। वो भी खत्म हो गई है, वो ठियोग से लड़ेंगी संभवतः। लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे हम कुल मिला के बात कहें तो टोटल ये जो 10 और 15, 25 और 8, 33 सीटें हैं, लगभग ये 68 का आधा हो जाती हैं। तो इनमें से अंततः जो है मुख्य रूप से गणित तय होगा कि किसकी सरकार बन पाएगी। और अगर हम आंकड़े उठा के देखें, बोर्ड पर परसेंटेज की बात करें तो पिछली बार का आंकड़ा ये कहता है कि 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, जिन्होंने कुल मिला के 14% वोट हासिल किया था। भाजपा के पास 43 सीटों के साथ क्या नाम लेते, लगभग 39% के पास आसपास वोटें थी। और इसी तरह कांग्रेस के पास भी केवल 4% का फर्क था, केवल 4% का फर्क था। तो जिसकी वजह से ये टक्कर तो इनकी काफी हो गई। और दूसरा मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि ये बात गुरमीत जी की काफी हद तक ठीक है कि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की है, गुटबंदी है, उसमें संभावित है अलग अलग सत्ता के केंद्र होते हैं। लेकिन एक रुझान के रूप में अगर हम इसका अध्ययन करें कि पिछले कुछ सालों से ये रुझान थोड़ा सा पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गया है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिले। जब दल बदल कानून इस बात को, राम, इसी बात पे जो मुझे लगता है कि थोड़ी लंबी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव की, जहां टिकटों के बंटवारे के बाद पार्टियों में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। चंद्रसूता जी, एक बात जो है कि जो हमारे लीडर्स हैं लोकल लेवल से जाकर जब उनको विधायक के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे टिकट लेनी होती है, तो बहुत सारे जो फैसले हैं वो वहां के लोगों के हाथ में नहीं होते जिनको वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, बड़े लीडरों के हाथ में होते हैं। तो यहाँ पर वफादारियां ज्यादा काम आती हैं। तो आपको ये वफादारियों की ही एक रीअलाइनमेंट होती दिखाई दे रही है इसमें? बिल्कुल। और स्पेशली अगर आप कांग्रेस की अभी टिकट्स की बात अगर हम करें, अभी जो आ ही रहे हैं, वीरभद्र सिंह को कंप्लीट चार्ज दिया हुआ है ऑफ इलेक्शंस, लेकिन जो उनके एंटी ग्रुप है, दैट इज कौल सिंह, विद्या स्टोक्स, विप्लव ठाकुर और आनंद शर्मा, हाँ, जो दे आर सपोज टू बी सो कॉल्ड इन आनंद शर्मा कैंप, नन ऑफ देम हैव दैट काइंड ऑफ मास बेस जो वीरभद्र सिंह जी का है। और थोड़ा बहुत उनके कैंडिडेट्स तो ऑब्वियसली इनको अकोमोडेट करने ही पड़ेंगे,
इट इज नॉट एज इफ खासतौर पे जिन इलाकों पे आते हैं, अगर कौल सिंह जी हैं तो मंडी इलाके में तो उनके से वो उनके आएंगे, बिल्कुल, यू नो, सो उसी हिसाब से तो जरूरी नहीं है कि वो मास बेस, वो लॉयल्टीज, और जो वही लॉयल्टीज अभी हम इसमें बीजेपी में देख रहे हैं ओवर ज्वालामुखी सीट, दे आर नॉट सीइंग कि विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट या लोगों को वहां पर कौन सा कैंडिडेट पसंद आएगा, वो उनकी कि ये हमारा बंदा है तो इसको मिलना चाहिए, चाहे वो दोनों मंत्रियों के बीच में लड़ाई हो रही हो। सो ये चीज तो हमेशा ही होती है, पिछले कुछ सालों में ही आप देखिए, चाहे पंजाब इलेक्शंस हो, अब हिमाचल में भी देखने हो, और हरियाणा में भी, और आसपास में हर जगह लॉयल्टी इज अ मेजर फैक्टर। और बिकॉज ऑफ दिस कई बार पार्टीज को नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि जब वो कैंडिडेट उतर के फील्ड में आता है कैंपेनिंग के टाइम पर, तो लोग उसको इतना ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पैराशूट से पैराशूटेड कैंडिडेट्स हार्डली एवर गेट, वेरी रेयरली दे मैनेज टू गेट इलेक्टेड। गुरमीत, एक बात जो लगती है कि जो पूरा रुझान है उसका एक कारण ये भी हो सकता है ना कि जो पार्टियों के अंदर जो डेमोक्रेटिक रुझान नहीं है। नहीं, वैसे कहने के लिए तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो अलग अलग जो आप वफादारियों की बात कर रहे थे, कई बार क्या होता है प्रेस्टीज इशू बन जाता है कि सपोज आपको ये लगता है धूमल साहब को, ऑल तो मैंने कहा कि बीजेपी में इस तरह का कोई चैलेंज नहीं है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर, पर उन्हें लगता है कि अच्छा मैंने ये दिखाना है कि जी मैं दिलवा सकता हूँ, अगर अब धवाला को टिकट मिली तो ये शांता कुमार की जीत समझी जाएगी। लेकिन विद इन बीजेपी एक बड़ा ग्रुप, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर तो उनकी एग्जिस्टेंस वहां पर शांता कुमार जी की बिल्कुल है, शांता कुमार जी की बिल्कुल है। इसीलिए जैसे ये कह रहे थे कि राजनीतिक संन्यास कुछ नहीं होता, नेता जो है जी संन्यास नहीं लेते कभी, वो आखिरी दम तक, आपको पता ही है कि अगर कुर्सी पे बिठा दो, जैसे नरसिम्हा राव जी के लिए कहते थे कि वो फिर इतना तगड़ा चल जाते हैं, उनके लिए खुराक ही लोग हैं। नेता के लिए राजनीति छोड़ के घर बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो वो संन्यास वाली बातें तो सिर्फ कागजी होती हैं या कहने के लिए होती हैं, और निश्चित तौर पे प्रेशर ग्रुप के तो तभी शांता कुमार जी फाइट कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जब आप संन्यास ले चुके हैं तभी आपके आशीर्वाद से ज्यादा वो तो सन्यासी है ही नहीं ना, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनके। नहीं, वो ये कहते हैं कि मेरा चुनावी राजनीति से और प्रदेश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिल्ली रह के भी इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वीरभद्र सिंह जी सेंटर में चले गए थे, आपका मन अपनी स्टेट में ही लगता है, और उस स्टेट में आप कभी भी अपने स्टेक्स नहीं छोड़ते, चाहे आप कितनी बड़ी पोजीशन में पहुंच जाए। तो निश्चित तौर पे जो प्रेशर, अगर शांता कुमार जी को ये मालूम है आज की तारीख में कि मैं मुख्यमंत्री तो नहीं बनता है ना, लेकिन फिर भी वो एमएलए को क्यों चाहते कि उनके ज्यादा है, और फिर राजनीति में आप किसी संभावना से इंकार नहीं कर सकते। कल को कोई चार्ज लग जाए, किसी को इस्तीफा देना पड़े, कोई और समस्या आ जाए, कोई आला कमान में समीकरण बदल जाए, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप परिवर्तन भी करते हैं। तो वो अभी भी मैं नहीं मानता कि शांता कुमार जी को आप आउट ऑफ पिक्चर मान के चलेंगे, इसीलिए वो फाइट कर रहे हैं टिकट, वो टिकट के लिए इसीलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और वफादारियों का तो जैसे मैंने कहा कि कई बार मैंने जैसे बताया कि नेताओं के बीच प्रेस्टीज, अब मान लीजिए आप हिमाचल में जो जैसे ये कह रहे हैं इतने सारे ग्रुप्स हैं, अभी बहुत सारी चेंजेस होंगे। जब विद्या चौक जी को लगेगा कि मैं शिमला जिले से तब जीत सकती हूँ जब मुझे वीरभद्र जी का सपोर्ट है मिलेगा, तभी वो आएंगी, तो इस अभी बदलेंगी भी। हो सकता है कौल सिंह जी एंड में अकेले रह जाए, जो 3-4 लोग हैं जिनके हम नाम लेते हैं, जो क्योंकि बड़ी अल्टीमेटली जब एक बार टिकट मिल जाएगी, फिर वो ये देखेंगे कि कौन सी सीट से कौन जितवा सकता है ना। तो वो बहुत अब जैसे बाली है, आज की तारीख में ये माना जा रहा है, सब जगह ये खबरें आ रही है कि बाली जो है उनको काउंटर करने के लिए मनकोटिया जी को ये ले आए है ना, क्योंकि बाली थोड़ा अपना कद बढ़ा रहे थे, एक अलग किस्म के नेता है। लेकिन कोई पता नहीं कल को अगर बाली को ये लगे कि भाई मैं अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वीरभद्र को नहीं लाऊंगा तो मैं नहीं जीत सकता है, या कल को किसी को भी लगे, शांता कुमार कैंप के किसी व्यक्ति को लगे, तो वो फिर लाते हैं। इस कारण जो विजय कुमार मनकोटिया और बाली जी का भी आपस में काफी क्लोज हो सकता है, मतलब, और जैसे माना जा रहा है कि वहां पर जो शाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एक कैंडिडेट ऑलरेडी वहां से अपना दावेदारी पेश कर रहे थे, वो भी काफी क्लोज हैं वीरभद्र जी के। लेकिन वीरभद्र जी जैसे मैडम ने कहा ना, उन्होंने करप्शन के चार्जेस, पहले भाग्यवती कांड हुआ, फिर सीडी कांड हुआ, मनकोटिया और वीरभद्र सिंह जी के बड़े पुराने इक्वेशंस हैं इस तरह की। लेकिन अब वो कार्ड एक तरह से खत्म हो जाएगा, एक तरह, मतलब वीरभद्र सिंह ने उनको लाके 2 काम किए, वो बहुत मंजे हुए नेता है। एक तो उन्होंने कांगड़ा में बाली को थोड़ा कट करने की कोशिश की, दूसरा उन्होंने अब करप्शन का केस ही मनकोटिया की सीडी पे, तो कल को अगर मनकोटिया उस सीडी को ही विड्रॉ कर लेते हैं, तो जो थोड़ी बहुत आला कमान में सुगुगाहट होती है वीरभद्र जी के खिलाफ कि भाई इनके खिलाफ चार्जेस हैं, इनको ना बनाए, वो भी उन्होंने एक तरह से धार उसकी खत्म हो गई ना। जो व्यक्ति कंप्लेनेंट है, अगर वही आपके साथ खड़े होकर स्टेज पे, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अगली स्टेज यही होती है कि अब जो वफादार है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लाने के लिए होड़ लगेगी कि जी मेरी कैंपेन में आप आओ। कई जगह ये होता है कि जी हम नहीं लाएंगे, तो बहुत सारी रोचक चीजें अभी आप 1 महीने में बहुत कुछ देखेंगे। राम, उसमें एक बात जो है कि जैसे मनकोटिया जी जब
कांग्रेस से बाहर थे, पिछली बार का जो चुनाव था उन्होंने बसपा की सीट पे लड़ा था, धर्मशाला से वो चुनाव लड़े थे। कांगड़ा से एक जो कैंडिडेट है बीएसपी का संजय चौधरी जी, वो जीते भी थे। तो कुल मिला के पूरे हिमाचल में 7% से ज्यादा वोट बसपा को पड़े थे। तो इस बार वो वोट को वापस लाने के लिए कांग्रेस में भी ये पूरी मशक हो रही है। नहीं, देखिए विजय मनकोटिया जो हैं, इनको लाने का गणित अलग है, जो हम अक्सर छोटे राज्यों के संदर्भ में कम ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि वो उस तरह से उतने ज्यादा स्पष्ट और सीधे रूप से दिखाई नहीं देते। ये बहुत दुर्भाग्य और विडंबना की बात है कि 2012 में आते आते भी हम जातीय समीकरणों से अभी उभर नहीं पाए हैं, क्योंकि वो दोनों बातें उनके साथ जोड़ के देखी जा रही है। दोनों बातें उनके साथ जोड़ के देखी जा रही हैं। और वीरभद्र सिंह जी के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, जो काफी हद तक सही भी लगता है, कि मुख्य रूप से वो राजपूत लॉबी को इकट्ठा रखना चाहते हैं और राजपूत लॉबी के सहारे ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूसरे किसी अल्टरनेटिव को वो विकसित होने भी नहीं देना चाहते और नहीं वो होने देंगे। तो और मनकोटिया जी वहां पर एक बहुत जो दिलचस्प जमा जोड़ बनाते हैं। एक तो वो पुराने फौज से रिटायर हुए हैं और बहुत बड़ा वोट बैंक है उस पूरे इलाके में, और दूसरा राजपूत हैं। तो ये देखिए उसमें कोई बहुत फर्क, इस मनकोटिया जी का फैक्टर जो है वो बाली जी के संदर्भ में थोड़ा सा प्रासंगिक होगा, लेकिन बड़ा फैक्टर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उनकी अपनी विश्वसनीयता कोई बहुत अधिक नहीं रही है। इससे पहले भी वो एक बार अलग हुए थे। 1988 में उन्होंने जनता दल के टिकट पे चुनाव जीता था। 1988 में जनता दल की तरफ से खड़े हुए थे। 1993 में फिर उनको वापस लाया गया, और अभी ये 2000 में फिर ये जब ये सीडी का प्रकरण लेके आते हैं तब ये अलग हो जाते हैं। लेकिन बीएसपी अपने आप में रोचक मुद्दा इसलिए है कि बीएसपी की अगर हम पूरी रणनीति का विश्लेषण करें जो हर जगह रहती है, वो ये खुद ही मान के चलते हैं कि पहले 4 इलेक्शन तो हम दूसरों को हराने के लिए लड़ते हैं और 5वें में उम्मीद करते हैं कि हम खुद जीतेंगे। ये काशीराम जी का मानना होता था कि हम 4 इलेक्शन हारेंगे, दूसरों को हरवाएंगे, तब तक हमारा जनाधार बनेगा। तो पिछले इलेक्शन में 7% वोट उन्होंने हासिल किया है। तो अगर उनको एक कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो मिलता है, तो उसका अपने आप में खासतौर पे कांग्रेस की स्थिति पे और जो बागी होंगे उनकी स्थिति पे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक बीएसपी वाला वोट बैंक नहीं है। उनका वोट बैंक मुख्य तौर पर वही स्वर्ण जातियों वाला है, जिससे बीजेपी थोड़ा ही प्रभावित करेगा, बीएसपी थोड़ा ही प्रभावित करेगा। लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है कि जो वो टिकटें देंगे, जो बसपा कह रही है, उसमें वो उस किस्म का समीकरण नहीं लेके आ रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं किसी एक कास्ट के होंगे, वो उसी हिसाब से देंगे जैसे बाकी जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां देती हैं, चाहे बसपा चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो है, जैसे कांग्रेस से उम्मीद की जा रही है कि आज वो 49 सीटों पर अपने उम्मीदवार उनका ऐलान कर देंगे, और उसी तरह से बीजेपी ने ऐलान कर दिया है तकरीबन 45 सीट्स के ऊपर। जो बाकी सीट हैं वो सबसे कॉन्टेंशियस सीट्स हैं, और इसके बिना बसपा को भी उन सीट्स पे ऐलान करना है और टीएमसी की भी वहां पर उम्मीदवारी है। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कई जो समीकरण है वहां पर बदलेंगे? कैसे समीकरण हो सकते हैं? वो कुछ भी हो सकता है। सबसे ज्यादा तो आई थिंक इसमें अगर ये जो नई पार्टी बनी है बीजेपी में से टूट के, हिमाचल लोकहित पार्टी, ये सबसे ज्यादा नजर रखेंगे और इनके कैंडिडेट्स भी उसी हिसाब से, ये इन्होंने भी अपना सीपीआई सीपीएम के साथ खड़े होके ये एक मोर्चा इन्होंने लॉन्च किया है और ये सभी सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। तो आई थिंक दे विल सी कि बीजेपी से जो नाखुश कैंडिडेट्स हैं और जो कांग्रेस से नाखुश कैंडिडेट्स हैं, उनको हम किस तरह से मोबिलाइज करें, उसके ऊपर हम कैसे कैपिटलाइज करें। दे हैव ऑलरेडी सेड कि हम 8 एक्स एमएलएज को टिकट्स देंगे, जिसमें से शायद 4 या 5 उन्होंने अनाउंस कर भी दिए हैं। एक उनके पास एक्स एमपी हैं जो उनके प्रधान हैं। एंड सबसे ज्यादा नजर इस पार्टी के ऊपर है, नॉट बिकॉज कि ये बहुत सारी सीटें लेके आएंगी, बट कितना इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है। और इनका ये भी ऐलान है कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट, वी आर एंटी धूमल। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब में पीपीपी ने जो काम किया, वो वाला काम वहां पर हो सकता है, उसी तरह से उम्मीदवारों की वहां पर चुनाव भी होने। बिल्कुल, जो भी इधर उधर से एप्पल्स ऑरेंजेस ये है ना, देखिए कि बीजेपी की जो गुटबंदी है
ये तुलनात्मक रूप से नई है और इसमें भीतरघात ज्यादा संभव इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की जो सारी गुटबंदी है, वीरभद्र सिंह वर्सेस विद्या स्टोक्स या कौल सिंह, ये लगभग पुराने हैं और इनकी सीमाएं हैं, एक सीमा के बाद किसी का बहुत ज्यादा। लेकिन राम, शांता कुमार और धूमल जी की भी जो गुटबंदी है वो भी बहुत नई नहीं है, वो भी बहुत पुरानी है। अटल और अडवाणी जी के जमाने से उनकी लॉयल्टीज तय रही हैं हमेशा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ हद तक है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर कर आना और खासतौर पे इस गुट का अलग होना, महेश्वर सिंह जी के गुट का अलग होना, ये अभी जो अलग हुए हैं क्योंकि ये अभी हुए हैं और क्योंकि बेस इनका यही है, इसलिए इनको ज्यादा प्रभावित करेंगे। और इसकी संभावना ये भी देखते होंगे कि मान लो हमें 2-4 सीटों की जरूरत रहती है तो बीजेपी के दिमाग में शायद एक बात ये हो भी सकती कि हम इनको मना लेंगे। और बिल्कुल ठीक हो सकता है राम जी, लेकिन एक जो अगला 1 महीना है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, ये बिल्कुल तय है। आप सारे आज की इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिसीमन के कारण बहुत सारे समीकरण बिगड़े हैं तो कुछ लोगों के समीकरण बने भी हैं। इसी बहाने कई लोगों की इच्छाएं सार्वजनिक हुई हैं। कुछ लोगों को मना लिया जाएगा, कुछ लोग लंबी रणनीति के तहत चुप भी बैठ जाएंगे, कुछ बगावत करेंगे। कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों की सरदर्दी बढ़ गई है, जो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका साबित हो सकती है। खैर, अभी सब कुछ समय के साथ ही तय होना है, जिसका इंतजार हिमाचल वासी दिलचस्पी के साथ करेंगे। इसी के साथ हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।